हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार एसआई मेंस का पेड सेट सॉल्यूशन। ठीक है, जो मैंने आपको वॉल्यूम 2 दिया था उसका पेड सेट का सॉल्यूशन मैं लेकर आया हूँ। आप लोगों का काफ़ी डिमांड था कि पेड सेट का सॉल्यूशन कराया जाए, तो मैंने अभी बोला भी था कि जो पेड सेट होगा उसका सॉल्यूशन हम लोग चैनल पे ही करेंगे। तो बस आज से हम लोग का चैनल पे ये शुरू हो रहा है जो कि सॉल्यूशन देखेंगे। और मैंने सेपरेट करके रखा है जो कि जीके जीएस का अलग और मैथ्स और रीजनिंग का वीडियो अलग होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको जो कि टॉप 80 जो क्वेश्चंस दिए गए थे उनके साथ में हम डिस्कस करेंगे। और ये हमारा सेट 1 है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और इसका प्लेलिस्ट में अलग बनाऊँगा ताकि आप बाद में जब चाहो देख सकते हो। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये बनता है कि हड़प्पा काल में तांबे के रथ की खोज दैमाबाद स्थान से की गई थी। दैमाबाद किस राज्य में है? तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा, महाराष्ट्र में। मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र में गोदावरी नदी की सहायक जो नदी है प्रवरा नदी के तट पर यह स्थित है दैमाबाद। और ये जो महाराष्ट्र है वो महाराष्ट्र के किस जिले में स्थित है? तो अहमदनगर में ये स्थित है, ध्यान रखेंगे। एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि जो ये दैमाबाद है इसके खोजकर्ता कौन थे? तो इसके खोजकर्ता के रूप में हम याद रख सकते हैं कि बीपी बोरदर्दीकोर। ठीक है, बोपर्दीकोर, बीपी बोपर्दीकोर। ठीक है, आई रिपीट, बीपी बोपर्दीकर के नाम से जाने जाते हैं इनके खोजकर्ता। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर तो डी आपने देख लिया। बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ और देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन है कि मर्चेंट ऑफ वेनिस के नाटककार कौन है? मर्चेंट ऑफ वेनिस के नाटककार कौन है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, शेक्सपियर। ठीक है, जिसको हम हिंदी में क्या कर सकते हैं, मर्चेंट ऑफ वेनिस को हम कह सकते हैं वेनिस का सौदागर। और ये शेक्सपियर के द्वारा 16वीं शताब्दी में लिखी गई थी। थर्ड क्वेश्चन क्या है कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कौन सा था या फिर कब होता है? उत्तरी ध्रुव में कह सकते हैं, उत्तरी गोलार्ध में कह सकते हैं, सबसे छोटा दिन कब होता है? उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को होता है। ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, यानी कि सबसे बड़ा दिन पूछा जाता है उत्तरी गोलार्ध में तो ये हमारा 21 जून हो जाता है। हम ये कह सकते हैं कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में इस दिन सबसे छोटा दिन होता है। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है कि मोहम्मद गौरी को सबसे पहले किसने पराजित किया? मोहम्मद गौरी को सबसे पहले किसने पराजित किया? सही आंसर क्या है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन हम यहाँ पे ए को टिक करेंगे, मूलराज द्वितीय। मैं आपको बता दूं कि मोहम्मद गौरी जो था वो किस वंश का शासक था? तो ससबनी वंश का शासक था, जिसका प्रथम आक्रमण भारत पर 1175 में किया गया था मुल्तान पर। जहाँ पर तो ये विजयी रहा, लेकिन जब दूसरा आक्रमण इसने किया था जो कि हम कह सकते हैं कहाँ पे, तो अनहिलवाड़ा कह सकते हैं या फिर इसको नाहरवाला जिसको पाटन कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ पे आक्रमण इसने 1178 में किया था, जो कि इसका दूसरा आक्रमण था भारत पर। और यहीं पे ये पराजित हुआ था मूलराज द्वितीय से। ठीक है, और ये इसकी पहली पराजय थी। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, किस वेद की रचना गद्य एवं पद दोनों में की गई है? किस वेद की रचना गद्य और पद दोनों में की गई है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यजुर्वेद। ठीक है, ऑप्शन सी को हम टिक करेंगे। एक क्वेश्चन यहाँ से ये बन सकता है कि इसके पाठ्यकर्ता को किस नाम से जाना जाता है? तो इसके पाठ्यकर्ता को अधर्वयु कहा जाता है, ध्यान रखेंगे, अधर्वयु कहलाते हैं। और एक क्वेश्चन और मैं आपको बता दूं कि यज्ञों के नियमों और जो विधि विधान का संकलन है वो इसी में मिलता है, यजुर्वेद में। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है कि बनिहाल दर्रा किस श्रेणी में स्थित है? बनिहाल दर्रा जो है वो किस श्रेणी में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी, यानी कि पीर पंजाल श्रेणी में पड़ता है। और जो जवाहर सुरंग है वो इसी दर्रे में आता है, बनिहाल दर्रे में। 7 क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि निम्न में से किसका सही मेल नहीं है? निम्न में से किसका सही मेल नहीं है? तो चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला पॉइंट यहाँ पे कह रहा है कि सहजीवी। देखिए स्वजीवी जो होते हैं वो क्या करते हैं कि अपना आहार स्वयं तैयार करते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि हरे पौधे, तो हरे पौधे उत्पादक के अंतर्गत आते हैं, ये बिल्कुल सही है। परजीवी क्या करते हैं? तो परजीवी जो होते हैं अपना भोजन जीवित जंतु या पादप कोशिकाओं से प्राप्त करते हैं, यानी कि वो उपभोक्ता का कार्य करते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। थर्ड पॉइंट कह रहा है कि मृतोपजीवी। तो मृतोपजीवी जो होते हैं हम यहाँ पे कह सकते हैं विबंधक, या फिर इसको हम ये इस तरह से समझ सकते हैं कि मृतोपजीवी जो होते हैं वो अपना आहार मृत कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि ये एक प्रकार के अपघटक का कार्य करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये बिल्कुल सही है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। जो गलत किया गया वो यहाँ पे पॉइंट्स गलत है कि तृणभक्षी।
तृणभक्षी यहाँ पे गौड़ उपभोक्ता कहा जा रहा है, उपभोक्ता कहा जा रहा है, जो कि ये गलत है। देखिए तृणभक्षी जो होते हैं ये एक प्रकार के उपभोक्ता ना होकर के प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, ठीक है। गौड़ उपभोक्ता ना होकर के ये प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, जो कि केवल शाकाहारी होते हैं, जैसे हम कह सकते हैं कि खरगोश, ठीक है। इसके अंतर्गत तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ऑप्शन डी जो कि सही तरीके से मैच नहीं किया गया, ऑप्शन डी गलत है। यदि अलवण जल की स्वस्थ मछली को लवण जल में रख दिया जाए तो वह मछली क्या होगा? सही आंसर, वह मछली जो है निर्जलित होकर के मर जाती है। ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा कि आर्कियोप्टेरिस किन वर्गों के प्राणियों के बीच की योजक कड़ी है? आर्कियोप्टेरिस किन वर्गों के प्राणियों के बीच की एक योजक कड़ी मानी जाती है? सही आंसर क्या होगा? देखिए मैं आपको बता दूं कि आर्कियोप्टेरिस या फिर इसको आद्य पक्षी भी कहा जाता है, जो कि ये पहली ज्ञात पक्षी है और इसकी उत्पत्ति जुरासिक काल से करीब हम कह सकते हैं कि 140 करोड़ वर्ष पहले हुई थी, ठीक है। और हम ये कह सकते हैं कि ये जो होते रेप्टाइल्स और बर्ड्स के बीच की योजक कड़ी मानी जाती है, यानी कि सरीसृप और पक्षी के बीच की। तो हम ऑप्शन बी को टिक करेंगे, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि जब हम बकरी या फिर भेड़ का मांस खाते हैं तब हम, बताइए, जब हम बकरी या फिर भेड़ का मांस खाते हैं तब हम क्या होंगे? हम तब उस वक्त द्वितीय उपभोक्ता के रूप में कार्यरत होंगे, ठीक है। द्वितीय उपभोक्ता, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? सामाजिक त्यौहार जो नुआखाई है वो भारत के किस राज्य से संबंधित है? नुआखाई त्यौहार जो भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी उड़ीसा, ठीक है। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान जो वो कहाँ स्थित है? सही आंसर क्या? करेक्ट आंसर हो जाएगा, हम ऑप्शन सी को टिक करेंगे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है, जो कि इसकी राजधानी यानी कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर से करीब 29 किलोमीटर दूरी पर ये स्थित है, महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान। चलिए अगला प्रश्न है कि 2020 के साहित्य के नोबेल पुरस्कार से निम्न में से किसे सम्मानित किया गया? 2020 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार जो वो किसे मिला है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि ल्यूस ग्लुक को, ठीक है। ल्यूस ग्लुक जो है वो अमेरिकी कवयित्री हैं, आप इनको याद रखेंगे। ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? देखिए सदाबहार वन जो होते हैं वो कहाँ पे? विषुवतीय क्षेत्र में, ठीक है। ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे। काकेशस पर्वत श्रेणी किस महाद्वीप में स्थित है? देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, यहाँ पे एक और ऑप्शन होना चाहिए था, जो कि ए और बी दोनों, क्योंकि आपको पता है कि काकेशस जो पर्वत है वो क्या करता है कि यूरोप और ये एशिया को दोनों को अलग करता है। यूराल और काकेशस पर्वत यूरोप और एशिया को अलग करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो है दोनों की सीमा पर स्थित है। हम ये बिल्कुल भी नहीं कहेंगे कि किसी एक महाद्वीप में। तो इसके बारे में आप अच्छे से पढ़ भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिलहाल इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो ए और बी दोनों को टिक करेंगे, ठीक है। ऑप्शन हम यहाँ पे ए और बी दोनों को सही कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगला प्रश्न है कि सिल्क सिटी या फिर डायमंड सिटी किस शहर को कहा जाता है? सिल्क सिटी या डायमंड सिटी किस शहर को कहा जाता है? सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी, यानी कि सूरत। अब ये क्यों कहा जाता है मैं आपको बता दूं कि सूरत जो है मुख्यतः कपड़ा उद्योग और डायमंड कटिंग और पॉलिशिंग के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, इसीलिए इस शहर को जो कि सिल्क सिटी और डायमंड सिटी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि बटरफ्लाई स्टॉक किससे संबंधित है? बटरफ्लाई स्टॉक जो है वो किससे संबंधित है, किसकी शब्दावली है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे, स्विमिंग यानी कि तैराकी। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। देखिए इससे जुड़ी और भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शब्दावली है वो एग्जाम्स में पूछ जाते हैं। सबसे अच्छा जो होता है वो बेस्ट स्ट्रोक, ठीक है। बेस्ट स्ट्रोक, ब्रेस्ट स्ट्रोक दोनों में से कुछ भी लिखा जा सकता है। एक होता है ट्विस्टर, याद रखिएगा। एक होता है हम कह सकते हैं स्विंग बोर्ड, ठीक है, स्विंग बोर्ड। बैक स्ट्रोक भी आप याद रख सकते हैं। फ्रंट क्रॉल, ठीक है, फ्रंट क्रॉल ये भी याद रखिएगा। तो फिलहाल इससे जुड़ी इतना ही काफ़ी है। अगला प्रश्न नेक्स्ट है कि वेनेजुएला के घास के मैदान को क्या कहते हैं? वेनेजुएला के घास के मैदान को क्या कहते हैं? वेनेजुएला कहाँ पे पड़ता है? दक्षिण अमेरिका में, ठीक है। दक्षिण अमेरिका का ये द्वार के नाम से भी जाना जाता है वेनेजुएला, जिसकी राजधानी कराकस होता है। और अगर हम बात करें कि वेनेजुएला के घास के मैदान को किस नाम से जानते हैं तो लानोज, ठीक है। लानोज जो होता है वो वेनेजुएला के साथ साथ कोलंबिया के घास के स्थल को भी कहा जाता है, ठीक है।
और अगर हम बात करें प्रेरीज, तो प्रेरीज आपको पता है उत्तरी अमेरिका को, और साथ ही साथ पंपास जो होता है, पंपास कह सकते हैं दक्षिणी अमेरिका में जो स्थित अर्जेंटीना है उसको कहते हैं। अर्जेंटीना की ये घास का स्थल है। डाउन्स जो है वो ऑस्ट्रेलिया का है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है, आप इनको याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रिहंद बांध किस नदी की सहायक नदी पर बनाया गया। देखिए ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है कि रिहंद बांध जो है वो किस नदी की सहायक नदी पर बनाया गया। तो मैं आपको बता दूं कि रिहंद बांध जो है वो सोन नदी के जो सहायक नदी है रिहंद नदी पर बनाया गया। यानी कह सकते हैं कि रिहंद बांध सोन नदी की सहायक नदी रिहंद नदी पर बना है। तो करेक्ट आंसर हम यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी को टिक करेंगे, जो कि सोन नदी की सहायक नदी रिहंद नदी पर बना है, रिहंद बांध उत्तर प्रदेश में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या बनता है कि सितंबर के पहले सप्ताह को किस रूप में मनाया जाता है। सितंबर के पहले सप्ताह को किस रूप में मनाया जाता है। सितंबर के पहले सप्ताह को राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के रूप में मनाते हैं। ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे। नेक्स्ट है कि भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया। भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया। तो करेक्ट आंसर क्या होगा। राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, यानी 1972 में। मैंने आपको क्या बताया था कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, वन संरक्षण अधिनियम 1980, जबकि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। ठीक है, ऑप्शन हम यहाँ पे सी को टिक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो ध्यान से पढ़ करके बताएं कि कौन सही सुमेलित नहीं है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। यहाँ पे जो सही नहीं है वो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाता है, क्योंकि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का संबंध दो लोगों से हो सकता है। पहला कि ये जिसने लागू किया गया था लॉर्ड लिटन के द्वारा, और इसको रद्द किया गया था लॉर्ड रिपन के द्वारा। तो यहाँ पे दोनों में से कोई भी मैच नहीं करते, इसलिए हम ऑप्शन ए को टिक करेंगे, जो कि गलत है। लेकिन बाकी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। इल्बर्टविल, रिपन, पिट्स इंडिया एक्ट, वारन हेस्टिंग्स के साथ, और यहाँ पे तो ऑप्शन डी गलत ही है। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ भी नहीं करना है। सिंपल सा क्वेश्चन आपको लगाना है कि पी भी बराबर क्या होता है, पी बराबर एम बी, यानी कि मोमेंटम इक्वल टू हम क्या लिखते हैं, जो कि मास गुने वेलोसिटी। और यहाँ पे आपसे पूछा रहा है कि संवेग और वेग का गुणनफल, यानी कि भी को हम नीचे ला देंगे तो पी बाई वी इक्वल टू क्या निकला, एम। मास निकला, द्रव्यमान को टिक करेंगे, ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट पॉइंट बनता है कि प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम हो जाती है। जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगा तो वहाँ पे उसका जो गति होगा वो न्यूनतम हो जाएगा, और कांच एक प्रकार का कह सकते हैं कि ये एक सघन माध्यम हो जाएगा, इसलिए हम ऑप्शन बी को टिक करेंगे। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न नेक्स्ट वन बनता है कि फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जो स्विगी है, इसने हाल ही में किस बैंक के साथ मिलकर के एक डिजिटल वॉलेट स्विगी मनी लॉन्च किया। तो हाल ही में स्विगी मनी लॉन्च किया गया, ये किस बैंक के साथ मिलकर के, तो ICICI बैंक के साथ मिलकर के, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न बनता है, अच्छा एक चीज़ मैं आपको बता दूं, हाल ही में मुझे कमेंट्स आया, नीचे कमेंट्स देखा था मैंने, आज ही के मैंने कमेंट्स देखा था। कमेंट्स में ये था कि करंट अफेयर्स नहीं रहेगा, क्वेश्चंस को थोड़ा सा सेट करके बनाइए। उनका लैंग्वेज बहुत भद्दा था, मैं नहीं कमेंट्स दिखा सकता हूँ। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि हम लोग अपना काम कर रहे हैं। ठीक है, मैंने ऑलरेडी बता चुका था इसके बारे में कि करंट अफेयर सिलेबस में नहीं है, लेकिन डेफिनेटली देखिएगा 2 से 4 क्वेश्चंस रहेगा। और यहाँ पे हम लोग करंट अफेयर्स तो ऐसा नहीं कर रहे हैं कि 20-20 क्वेश्चंस डाला जा रहा है, तो आप लोग इतना पैनिक ना हुआ कीजिए। क्वेश्चंस को थोड़ा ध्यान में रख करके बनाया जाता है। 2-3 क्वेश्चंस डेफिनेटली रहेगा ही रहेगा। करंट अफेयर्स आजकल ऐसा हो गया है कि करंट अफेयर्स के बिना किसी एग्जाम्स में कोई भी बात नहीं की जाती है, डेफिनेटली पूछा ही जाता है। तो ये मान करके चलिए कि 2 से 3 क्वेश्चंस तो डेफिनेटली रहेगा ही रहेगा। और बाकी लोग जो आप इस तरह से कमेंट्स करते हैं, बिल्कुल ऐसा कमेंट्स ना किया कीजिए। चलिए इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। फिलहाल देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्न में से किस धातु को चाकू द्वारा आसानी से काटा नहीं जा सकता। थोड़ा सा ध्यान देंगे, यहाँ पे काटा नहीं जा सकता, आसानी से चाकू से नहीं काटा जा सकता। देखिए पोटेशियम, सोडियम और लिथियम, इन तीनों को आसानी से काटा जा सकता है, लेकिन एल्युमिनियम को नहीं काटा जा सकता है, इसलिए हम ऑप्शन डी को टिक करेंगे। केवल 3 ही ऐसा है जो कि इसको आसानी से नहीं काट सकते। नेक्स्ट प्रश्न क्या बनता है कि सामाजिक त्यौहार नुआखाई भारत के किस राज्य से संबंधित है। अच्छा ये क्वेश्चन रिपीट था, तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे, उड़ीसा से, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था। देखिए कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे फर्स्ट सेट में रिपीट हो गए थे, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। तो सही आंसर क्या है कि प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था, तो 1921 में किया गया था, ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य कौन थे।
उसके सदस्य कौन थे? तो विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित सदस्य थे। ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई थी? इसके बारे में थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। देखिए 1935 बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन सी। इससे संबंधित जुड़ी 2-3 क्वेश्चन जो कि डेफिनेटली पूछे जाते हैं, और ये है कि प्रांतों में द्वैत शासन की व्यवस्था समाप्त कर दी गई थी इसी के तहत, और इसके स्थान पर केंद्र में द्वैत शासन की प्रणाली शुरू की गई थी। और साथ ही साथ जब प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त किया गया तो उस समय प्रांतीय स्वायत्तता को शुभारंभ किया गया था प्रांतों में। तो इससे 2-3 पॉइंट्स है जो कि कन्फ्यूज़ करता है, आप इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम आंतरिक सरकार का सदस्य नहीं थे? अगस्त 1946 में जो गठित हुआ था प्रथम आंतरिक सरकार, उसमें सदस्य नहीं थे कौन? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ठीक है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन इसके सदस्य नहीं थे। बाकी इसमें से तीनों लोग सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला पॉइंट्स क्या बनता है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी अच्छा प्रश्न है, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और ये क्वेश्चन हम लोगों ने ऑलरेडी इंडियन पॉलिटी जो हमारा चल रहा है उसमें हम लोगों ने कर चुका है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए क्वेश्चंस का सही आंसर क्या होगा? भारत में लोकतांत्रिक राज्य की व्यवस्था है, बिल्कुल सही है। भारत एक प्रभुत्व संपन्न राज्य है, बिल्कुल सही है। राज्य में प्रभुत्व का तो ही सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। और भारत एक कल्याणकारी राज्य है, ये बिल्कुल सही है। और भारत में लोकतांत्रिक समाज है। तो ये चारों के चारों पॉइंट्स बिल्कुल सही, इसलिए हम ऑप्शन डी को टिक करेंगे। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका में सन्निहित नहीं है? उद्देशिका में सन्निहित नहीं है तो देखिए आर्थिक स्वतंत्रता की बात कहीं भी नहीं कही गई है, आर्थिक न्याय की बात कही गई है। तो हम यहाँ पे ऑप्शन सी को टिक करेंगे, जो कि ये भारतीय संविधान के उद्देशिका में सन्निहित नहीं है। उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया था? तो उद्देशिका का विचार हम कह सकते हैं कि यूएसए से लिया गया, लेकिन कह सकते हैं कि उद्देशिका की जो भाषा ली गई है, प्रस्तावना की जो भाषा है, वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। ये मैंने आपको उद्देशिका जो हमारा इंडियन पॉलिटी का चैप्टर 1 था, डे 1 था, उसमें आप देखकर सीख सकते हैं। काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने उसमें दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी धर्म विशेष के संदर्भन के लिए करों के भुगतान की अनिवार्यता से मुक्ति की गारंटी दी गई है किस अनुच्छेद में? अब इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता दी गई है, जो कि आर्टिकल 27 में। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है? ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ये कि भारतीय संविधान केवल सरकार के लोकतांत्रिक रूप से कल्पना नहीं करता है, बल्कि एक लोकतांत्रिक समाज की भी कल्पना करता है, क्योंकि यह इसकी विचारधारा से ओतप्रोत है। बताइए तो सही आंसर क्या होगा? ये सभी से, न्याय से भी, स्वतंत्रता से भी, समानता और भाईचारा। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे, डी विल बी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट और सेकंड पॉइंट्स को पढ़िए और उसके बाद बताइए कि कौन सा विकल्प सही है। तो चलिए देख लेते हैं। पहला पॉइंट कह रहा है कि चापचार कुट जो है मणिपुर का एक लोकप्रिय त्यौहार है। क्या ये सही है? जी नहीं, ये पॉइंट गलत है, क्योंकि चापचार कुट जो है वो मणिपुर नहीं मिजोरम से संबंधित होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट, माउंट हैरिट नेशनल पार्क अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो हम यहाँ पे कहेंगे केवल और केवल 2 सही, इसलिए ऑप्शन बी को टिक किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है? पपीकोंदा नेशनल पार्क निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? पपीकोंदा नेशनल पार्क जो है वो किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न क्या है कि इल्तुतमिश ने 1225 में लगभग किसे पराजित कर बिहार पर अधिकार किया था? 1225 में इल्तुतमिश ने हराया था नसीमुद्दीन इवाज खिलजी को। ऑप्शन सी को टिक कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहनजोदाड़ो जो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है किस नदी के किनारे अवस्थित है? यानी मोहनजोदाड़ो जो वो किस नदी के किनारे अवस्थित है, ये सिंपल सी बात आपसे पूछी जा रही है। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सिंधु। ठीक है, ऑप्शन सी को टिक कर सकते हैं, सिंधु नदी के किनारे, जबकि हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से शहरों तथा उनके स्थान प्रतिष्ठानों से संबंधित व्यक्तियों का जोड़ा आपको गलत बताना है, यानी कि किसने इसकी स्थापना से संबंधित यहाँ पे बात कही गई है। जैसे कि पांडिचेरी की स्थापना फ्रांसिस मार्टिन ने की थी, बिल्कुल सही। अहमदाबाद की स्थापना अहमद शाह प्रथम ने, ये भी सही है। मद्रास की स्थापना फ्रांसिस डे, ये भी सही है। कलकत्ता की स्थापना रॉबर्ट क्लाइव, ये पॉइंट गलत है। कलकत्ता की स्थापना जॉर्ज चरनॉक ने किया था, यहाँ पे हम डी को टिक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है देखिएगा।
निम्नलिखित मुगल सम्राटों में से किसने अपने शासन का अधिकांश भाग दक्षिण राजवंशों को पराजित करने में बिताया? तो अधिकांश भाग जो कि दक्षिण राजवंशों को पराजित करने में बिताया वो था औरंगजेब, ऑप्शन डी, जिसको आलमगीर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित जोड़ों पर विचार करें। यहाँ पे 3 पॉइंट्स दिए गए, इन तीनों पॉइंट्स को पढ़िए और बताइए कि उनमें से कौन सा मिलान सही है। कौन सा मिलान सही है? देखिए, विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व बिल्कुल सही है, लेकिन शक संवत यहाँ पे 78 ये होगा और गुप्त संवत यहाँ पे ये आएगा। तो हम कह सकते हैं कि विक्रम संवत जो कि बिल्कुल सही है 58 ईसा पूर्व। तो हम राइट आंसर सिर्फ और सिर्फ सी को टिक करेंगे, केवल एक ही सही है, ठीक है। और यहाँ पे गुप्त संवत 319 320 संबंधित होता है, तो यहाँ पे 20 बिल्कुल सही होगा, लेकिन थोड़ा सा ये दोनों उल्टा मैच किया गया। ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि 1632 में मुगल सम्राट शाहजहां ने किस पुर्तगाली बस्तियों को नष्ट किया था? 1632 में मुगल सम्राट शाहजहां ने किस पुर्तगाली बस्तियों को नष्ट कर दिया था? और वो बस्ती था, हम कह सकते हैं, जो कि राइट आंसर होगा सी, हुगली, ठीक है। हुगली बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, यानी फर्स्ट और सेकंड पॉइंट्स को पढ़िए और उसके बाद बताइए कि यहाँ पे जो सही होगा वो क्या होगा, कौन सा सही है। तो पहला पॉइंट कह रहा है कि भारत में 22 आधिकारिक भाषाएं, बिल्कुल सही है कि 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को शामिल किया गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। सेकंड पॉइंट कह रहा है कि भारत में कुल शास्त्रीय जो भाषाएं उनकी संख्या 7 है, ये पॉइंट गलत है। यहाँ पे कुल शास्त्रीय भाषाओं की संख्या 6 है, और वो 6 कौन कौन सी है? तो मैं आपको बता दूं कि 2004 से लेकर के 2014 तक कुल 6 भाषाओं को शामिल किया गया, और सबसे पहले 2004 में शामिल किया गया था तमिल। उसके बाद हम कह सकते हैं आगे की तरफ बढ़ते गया, जैसे कि 6 भाषाएँ शामिल की गई है, जो तमिल है, तेलुगु, संस्कृत, कन्नड़, मलयालम, और आखिरी में जो शामिल किया गया था वो था उड़ीसा, ठीक है। 2014 में उड़ीसा को शामिल किया गया था शास्त्रीय भाषा के रूप में। तो टोटल 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं, और इनको आप मैंने स्क्रीन पे लगा रखा, आप इसको भी पढ़ करके ध्यान में रख सकते हैं। तो सही आंसर क्या हुआ? केवल और केवल एक सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न बनता है कि महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित की गई निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? देखिए, महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित की गई निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? तो सही यहाँ पे होगा, सभी के सभी सही हैं। हरिजन अंग्रेजी भाषा में था, हरिजन बंधु गुजराती भाषा में था, हरिजन सेवक जो था हिंदी भाषा में था। यहाँ पे तीनों के तीनों बिल्कुल सही, इसलिए ऑप्शन डी को टिक करेंगे, सभी सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत धनात्मक है? यहाँ पे थोड़ा सा सावधानी बरतनी है। सर्वाधिक विद्युत धनात्मक पूछा जा रहा है, और वो है फ्रांसीसियम, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। लेकिन क्वेश्चन में सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक रहता, तो उस कंडीशन में हम फ्लोरीन को टिक कर सकते थे। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आणविक कक्षा का अभिविन्यास किससे नियंत्रित होता है? आणविक कक्षा का अभिविन्यास किससे नियंत्रित होता है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, चुंबकीय क्वांटम संख्या के द्वारा। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की जैविक पर्यावरण में शामिल है। जैविक पर्यावरण में क्या क्या शामिल होते हैं? तो उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक, इन तीनों को शामिल किया जाता है। ऑप्शन डी को टिक करेंगे, उपयुक्त सभी, ठीक है, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है कि अत्यधिक चारण का परिणाम क्या होता है? अत्यधिक चारण का परिणाम क्या होता है? अत्यधिक चारण का परिणाम होता है मृदा अपवर्तन। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम में नियंत्रक महालेखा परीक्षक नामक पद का सुझाव दिया गया? देखिए, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, और यहाँ से थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी 1919 का अधिनियम। और 1919 का अधिनियम काफ़ी फेमस इसलिए होता है क्योंकि इससे कई सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, जैसे कि 1892 में कह सकते हैं कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली को अपनाया गया था। इसके बाद में 1919 के तहत ही प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अपनाई गई, ठीक है। और 1919 के तहत महिलाओं को मत देने का अधिकार दिया गया, प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना की गई, और लोक सेवा आयोग का गठन किया गया, ठीक है। और इन सभी चीज़ों को आप याद रखेंगे। 1919 के अधिनियम को हम लोग मटेंग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है, ये चीज़ आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जीवा के किस भाग पर होती है? कहने का मतलब ये हुआ कि अगर ये मानव का जीभ अगर हम बनाए इस तरह से, तो ये देखिए अंदर का अगर भाग बनाए तो क्या होगा, जो स्टार्टिंग का यानी कि अग्रभाग जो होता है वो मीठा होता है, ठीक है, मीठे के लिए। साइड के दोनों तरफ जो होता है वो नमकीन और खट्टे, ठीक है, नमकीन और खट्टे दोनों तरफ, नमकीन और खट्टे। लेकिन अंदर का जो भाग होता है वो क्या होता है, तीखा भाग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सही आंसर पूछा क्या जा रहा है कि खट्टे स्वाद, यानी कह सकते हैं कि पार्श्व, जिसको हम लोग साइड जो है इसको पार्श्व कहते हैं। ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे।
ये आगे का भाग हुआ और ये आपका पीछे भाग हुआ, ठीक है। इस तरह से आप याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लसिका किससे पचा हुआ तथा अवशोषित वसा वहन करती है। लसिका जो है हम कह सकते हैं क्षुद्रांत, क्षुद्रांत को कहते हैं हम लोग एक और नाम से जो कि छोटी आंत, ठीक है। क्षुद्रांत को छोटी आंत कहते हैं। छोटी आंत से पचा हुआ तथा अवशोषित वसा को वहन करती है लसिका। अगला प्रश्न बनता है कि भूमध्य रेखा पर देशांतर की 1 डिग्री की दूरी कितने बराबर होती है। देखिए काफ़ी अच्छा प्रश्न है और इसको हम कैसे करेंगे, भूमध्य रेखा पर देशांतर की 1 डिग्री की दूरी कितने के बराबर होती है। तो आपको पता है क्या कि जैसे कि हम जानते हैं कि 1 मील बराबर कितना होता है। 1 मील बराबर आप कहोगे कितना होता है। 1 मील बराबर लगभग हम कह सकते हैं 1600 मीटर यानी कि 1.6 किलोमीटर, ठीक है, ये कह सकते हैं। और अगर हम देखें तो 2 देशांतरों के बीच की दूरी होती कितनी है, तो 2 देशांतरों के बीच की दूरी हम कह सकते हैं कि ये तो अक्षांश हो गया ना, सॉरी, 2 देशांतरों के बीच की जो दूरी होती है वो कितना होता है 111.3 किलोमीटर, ठीक है, 111.32 किलोमीटर होता है। अच्छा एक क्वेश्चन और बनता है कि इन दोनों दूरियों के बीच की दूरी को हम कहते हैं किस नाम से, गोरे के नाम से जाना जाता है, ठीक है, गोरे के नाम से जानते हैं। और देखिए कि 1 मील बराबर कहते हैं 1.6 किलोमीटर, तो 70 मील बराबर लगभग इसी के बराबर होगा, ठीक है। 70 मील बराबर कह सकते हैं कि लगभग 112 आ जाएगा, तो यानी कि 111.32 कह सकते हैं। ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न क्या है, कर्क रेखा किससे होकर नहीं गुजरती है। नहीं गुजरती है, ध्यान दीजिएगा। कर्क रेखा भारत से गुजरती है, बांग्लादेश म्यांमार से गुजरती है, लेकिन पाकिस्तान से नहीं गुजरती है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है, उन सभी का नाम मैंने आपको कई बार याद करा चुका है। देखिए क्वेश्चन नंबर 55 क्या कह रहा है कि यहाँ पे देश और राजधानी के साथ मैच करके बताना है कौन किसके साथ मैच करेगा और सही आंसर क्या होगा। अर्जेंटीना की राजधानी क्या होती है, ब्यूनस आयर्स, यानी कि 1 का 3 के साथ मैच होना चाहिए। 1 का 3 या तो ये या फिर ये। उसी तरह से कोलंबिया की राजधानी की बात करें तो कोलंबिया की राजधानी बोगोटा, तो यहाँ पे बी का फर्स्ट के साथ हम देख सकते हैं ऑप्शन डी में मैच कर रहा है, ठीक है, ऑप्शन डी में। तो करेक्ट आंसर हम ऑप्शन डी को टिक कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। इजिप्ट की राजधानी याद रखिएगा कायरो, यानी कि मिस्र की राजधानी जो होती है वो काहिरा कह सकते हैं, कायरो कह सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पे जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा डी बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम है। पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम बताइए क्या है। सही आंसर होगा कोरोमंडल तटीय मैदान, ठीक है, ऑप्शन सी को टिक कर सकते हैं। या फिर इसको हम एक और नाम से कह सकते हैं, जैसे कि कृष्णा नदी के मुहाने से लेकर के पॉइंट कैलीमर तक ये फैला हुआ है, जिसको हम लोग कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं। अगर कभी बात पूछ ले कि किस किस स्टेट या फिर केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है, तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पांडिचेरी, ये चीज़ आप याद रखेंगे। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बालपक्रम जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ स्थित है। बालपक्रम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, ये पड़ता है मेघालय में, ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। और साथ ही साथ एक और मैं आपको बता दूं, जैसे नोक्रेक राष्ट्रीय उद्यान, ये भी यहीं पे पड़ता है, नोक्रेक। अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न बनता है कि समस्त ज्ञान अनुभव से प्राप्त होता है। मानव का मस्तिष्क कोरे कागज की भांति है जिससे अनुभव के परिणाम स्वरूप विचार पैदा होते हैं। यह कथन किसका है। ये जो कथन है वो कह सकते हैं जॉन लॉक का है, ठीक है। ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे, सॉरी ऑप्शन हम यहाँ पे डी को टिक करेंगे, जॉन लॉक। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है कि केलकर टास्क फोर्स की सिफारिश का संबंध किससे है। केलकर टास्क फोर्स की सिफारिशों का संबंध किससे है। तो विजय केलकर का संबंध हम कह सकते हैं करों से। ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे, 2002 में गठन किया गया था ये समिति को। अगला प्रश्न है कि भारत में किसने आमदनी पर कर की शुरुआत की थी। भारत में आमदनी पर कर की शुरुआत जो है किसने की थी। सही आंसर होगा जेम्स विल्सन, ठीक है। जेम्स विल्सन को हम कह सकते हैं कि भारत में बजट का पितामह कहा जाता है और इन्होंने सबसे पहले 1860 में हम ये कह सकते हैं 1860 में इनकम पर टैक्स लगाना स्टार्ट किया था। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न बनता है कि पूरे वर्ष एक ही दिशा में प्रवाहित होने वाली जो पवन होती है क्या कहलाती है। उनको हम लोग कहते हैं सनातनी पवन। ऑप्शन बी सही होगा, सनातनी पवन, ठीक है। अगला प्रश्न नेक्स्ट है कि यदि 2 स्थानों के बीच के समय में अंतर जो है 2 घंटा 20 मिनट है तो देशांतर में अंतर कितना होगा। देखिए मैं आपको बता दूं कि देशांतर में जो अंतर होता है कह सकते हैं सिंपल सी बात है कि 1 घंटे में, ठीक है, 1 घंटे में 15 डिग्री का अंतर होता है। 1 घंटे में 15 डिग्री, तो 2 घंटे में कितना हो गया, 2 घंटे में आपका होगी 30 डिग्री का हो गया, ठीक है।
1 घंटे में 15 मिनट, तो यहाँ पे देखिए अगर हम इसको 20 के फॉर्म में तोड़े तो 20 मिनट में 5 डिग्री का अंतर हो रहा है, तो 20 मिनट यहाँ पे बचा, तो यानी कि 5 डिग्री और लगेगा, तो 30 5 35, 2 घंटे 20 मिनट के लिए 35 डिग्री। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, संसार की सबसे बड़ी कंक्रीट संरचना माने जाने वाला थ्री गॉर्गिस डैम निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? ये स्थित है चाइना में। ऑप्शन ए को टिक करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या बनता है कि शिवाजी की भूराजस्व व्यवस्था के संदर्भ में आपको यहाँ पे बात करना है कि कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे 2 पॉइंट दिए गए, दोनों पॉइंट्स को पढ़िए और बताइए कि कौन सा कथन जो होगा वो सही है। पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि शिवाजी ने रस्सी माप के स्थान पर काठी एवं मानक छड़ी का प्रयोग किया। बिल्कुल सही है। भूराजस्व की दर जो है प्रारंभ में उपज का 33% थी, जो बाद में 40% कर दिया गया था। दोनों के दोनों पॉइंट्स बिल्कुल सही है। ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला पॉइंट बनता है प्रतापशील हुंड हरिण केसरी महाराजा धीराज नामक उपाधियां निम्न में से किसने धारण की थी? प्रतापशील, हुंड हरिण केसरी और महाराजा धीराज नामक उपाधियां जो है वो किसने धारण की थी? करेक्ट आंसर होगा प्रभाकर वर्धन, ठीक है। प्रभाकर वर्धन, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न बनता है कि Na2SO4 में S की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है? Na2SO4 में S की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है? ऑक्सीकरण अवस्था कैसे निकाले जाते हैं मैंने आपको बताया था। देखिए ऑक्सीजन की बात करें तो कितना होता है -2, और यहाँ पे 4 से गुना है तो कितना हो गया -8, ठीक है, -8। और अगर हम सोडियम की देखें तो सोडियम की हम कह सकते हैं कि +1 होता है, 2 से गुना करेंगे तो ये आपका +2 हो गया। और दोनों को इक्वल करना है -8, तो इसमें +6 को जोड़ना होगा, यानी कि S की जो ऑक्सीकरण अवस्था होगी +6 होगा। ऑप्शन यहाँ पे ए को टिक कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट और सेकंड पॉइंट्स को पढ़िए, उसके बाद बताइए कि कौन सा कथन सही है। तो देखिए कुचिकल झरना तमिलनाडु राज्य में स्थित है, जो कि ये गलत है। कुचिकल कर्नाटक में स्थित है। कैंडियन कह सकते हैं, कैंडियन वन अभ्यारण्य आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में स्थित है। ये पॉइंट सही है। तो यहाँ पे केवल और केवल 2 सही होगा, इसलिए हम बी को टिक करेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत के राज्यों में से अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। तो हमें बताना है कि इसका जनसंख्या घनत्व है कितना। अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो इसकी जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 17 है, ठीक है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व बिहार की है, लेकिन सबसे कम जनसंख्या का जो घनत्व है वो अरुणाचल प्रदेश की है। ये पॉइंट्स आप याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में साक्षरता प्रतिशत अधिकतम है? केंद्र शासित प्रदेश में साक्षरता प्रतिशत सबसे अधिक है, वो है लक्षद्वीप। ऑप्शन डी को टिक करेंगे। और राज्यों में तो आपको पता ही है, राज्यों में सबसे टॉप पे केरल है। अगला प्रश्न, निम्न में से किसने पुर्तगालियों से सालसेट और बेसिन के द्वीपों को छीना था? बेसिन के द्वीपों को छीना था किसने? तो बाजीराव प्रथम। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न कह रहा है कि सरजामी प्रथा किससे संबंधित थे? जो सरजामी प्रथा था वो मराठों का भू राजस्व व्यवस्था था। ऑप्शन डी को टिक करेंगे। ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। सरजामी प्रथा मराठा भू राजस्व से संबंधित था। 1909 में लीडर का संपादन किसने किया था? लीडर नामक समाचार पत्र का संपादन 1909 में किसके द्वारा किया गया था? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं, माँ जो कह सकते हैं उनका नाम क्या था, मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा ये किया गया था। ये चीज़ आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्या है कि लाल सिंधी किसकी नस्ल है? लाल सिंधी जो वो किसकी नस्ल है? तो लाल सिंधी राइट आंसर होगा। ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे, गाय की नस्ल है। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए ये क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे रिपीट हो गए थे, इसी के बारे में मुझे कंप्लेन आ रही थी कि कुछ क्वेश्चंस रिपीट है। जैसे कि ये क्वेश्चन हम लोग देखा था चापचारकुट, यहाँ पे मणिपुर नहीं मिजोरम होना चाहिए। और ये माउंट हैरिस बिल्कुल सही था, इसमें कोई दिक्कत नहीं। करेक्ट आंसर हम ऑप्शन बी को टिक कर सकते थे। यहाँ पे एक और क्वेश्चन होगा जो कि रिपीटेड है, जैसे पपिकोंदा नेशनल पार्क, ये आंध्र प्रदेश, ये भी सही है। क्वेश्चंस रिपीट हो गए थे और ये भी एक रिपीट था, जैसे कि इसका क्या होगा, नसीमुद्दीन इवाज़ खिलजी। ऑप्शन सी को टिक करेंगे, ठीक है। चलिए एक बार फिर से आप लोगों से माफ़ी चाहूँगा कि क्वेश्चंस थोड़ा सा रिपीट हो गया था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आई एम सो सॉरी। देखिए उदंती सीता नदी जो निम्नलिखित में से किस राज्य का टाइगर रिजर्व है? उदंती सीता नदी किस राज्य का टाइगर रिजर्व है? और ये जो टाइगर रिजर्व है
करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ का, ठीक है, छत्तीसगढ़ का। अगला प्रश्न है कि राइडर एक्स जिसका हाल ही में अनावरण किया गया था यह क्या है। राइडर एक्स जो था जिसका हाल ही में अनावरण किया गया था ये क्या है। ये एक प्रकार का विस्फोटक डिटेक्शन डिवाइस है, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, जिसको पुणे में आयोजन किया गया था, उसी में इसका अनावरण किया गया। अगला प्रश्न बनता है कि किस स्थान के चौक हाव को जीआई टैग मिला है। चौक हाव को जीआई टैग मिला है, तो चौक हाव जो है वो कह सकते हैं कहाँ पे, सही आंसर होगा ऑप्शन सी मणिपुर, ठीक है, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है कि चिकनगुनिया वायरस का पता लगाने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है। चिकनगुनिया वायरस का पता लगाने के लिए किस तकनीक का प्रयोग करते हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन सी बायोसेंसर परीक्षण, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। तो देखिए इस वीडियो में हम लोगों ने 80 क्वेश्चन जीके का तो फॉलो कर ही लिया, और इसका मैथ्स और रीजनिंग का वीडियो हम लोग बहुत जल्द अपलोड कर देंगे, आप उसको भी देख करके देख सकते हैं। जिनको जिसमें प्रॉब्लम हो, अगर आप मैथ्स का देखना चाहते हैं मैथ देख लीजिएगा, जीके जीएस जिसको देखना है वो जीके जीएस, इसलिए मैंने दोनों को सेपरेट कर दिया, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप सेट्स को परचेज अभी तक नहीं किया, चाहते हैं करना, तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, आप वहाँ से जाकर के सेट को परचेज करके 10 सेट उसमें दिए गए हैं जिनका सोल्यूशन हम यहाँ पे कराएंगे। आप चाहो तो सेट लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।